हमारा टॉपिक चल रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, और जिसके अंतर्गत हमने नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय योजना, महाद्वीपीय प्रणाली, साथ ही साथ यूरोप पर प्रभुसत्ता स्थापित करने के नेपोलियन के प्रयास, मॉस्को का अभियान, लिप्सिंग का युद्ध, वाटरलूम का युद्ध और लास्ट उनका पतन, नेपोलियन बोनापार्ट का वाटरलूम के युद्ध में और सेंट हेलेना में मृत्यु तक ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण और नेपोलियन बोनापार्ट की विश्व को देन क्या रही, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण। पतन और पतन एक प्रकृति का शाश्वत सत्य, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इस नियम से अछूता नहीं रह सकता और एक सामान्य सैनिक से वो फ्रांस का सम्राट बना, परंतु वाटरलूम के मैदान में उसे सम्राट पद तथा साम्राज्य दोनों से ही हाथ धोना पड़ा और एक बंदी की हैसियत से उसे अपने जीवन का शेष दिन बिताने पड़े। उसके पतन के कारणों में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। नेपोलियन अत्यधिक महत्वाकांक्षी, वह समूचे यूरोप को अपने अधिकार में करना चाहता था। इसके लिए उसे लगभग 40 युद्ध लड़े और अधिकांश उससे जीते। इन सफलताओं में उसके सेनानायकों का भी विशेष योगदान, परंतु सभी सफलताओं का सारा श्रेय वह स्वयं लेने का प्रयास करता था। उससे उसके कई विश्वस्त सेनानायक भी उससे रुष्ट। दूसरी बात यह थी कि नेपोलियन ने यह नहीं सोचा कि प्रत्येक युद्ध उसके लिए एक नया शत्रु पैदा कर रहा है। दूसरा, शारीरिक शक्तियों का कमज़ोर पड़ना। निसंदेह नेपोलियन एक शूरवीर सेनानायक और अनेक युद्धों में उसने अपनी असाधारण सैनिक योग्यता का प्रदर्शन किया, परंतु आखिरकार वह मनुष्य था। नित्य प्रति उसकी उम्र ढलती जा रही थी, अधिक मोटा, अधिक विलासी, परिणाम परिश्रम एवं काम करने की उसकी शक्ति दिन ब दिन घटती जा रही थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद प्रशासनिक कार्यों के प्रति उदासीनता, जो नेपोलियन दिन रात काम करते अपने मंत्रियों तथा सलाहकारों के साथ घंटों मंत्रणा करता था, वह प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ ही घंटे दे पाता था। तीसरा, चारित्रिक दुर्बलताएं। नेपोलियन में बहुत सी चारित्रिक दुर्बलताएं, कमजोरियां देखने को मिलती है। वह क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति, जल्दी ही आवेश में आ जाता। इसी कारण उसने विजित देशों के प्रति कभी उदार व्यवहार नहीं किया और अपने शत्रुओं की संख्या में वृद्धि ही करता चला गया। प्रोफेसर जे हॉलैंड ने लिखा है कि नेपोलियन का स्वभाव जिद्दी बन गया था, जो उसके पतन का कारण बना। वह समझता था कि मैं जो सोचता हूँ वह ठीक है। सम्राट बनने के बाद उसने अपने योग्य सलाहकारों की राय लेना भी बंद कर दिया। वह स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उन्नति देखने के लिए उत्सुक नहीं, अतः उसका पतन स्वाभाविक। केवल समय का इंतजार। वाटरलूम के मैदान में समय ने उसका साथ छोड़ दिया। चौथा, भाई भतीजावाद। पतन का कारण। प्रारंभ में नेपोलियन ने सरकारी पदों को योग्य व्यक्तियों के लिए खोला, लेकिन जैसे ही वह सम्राट बना, भाई भतीजावाद के चक्कर में फंसा। उसने अपने एक भाई को लुई को हॉलैंड का राजा बनाया, दूसरे भाई जेरोम को वेस्टफेलिया का। तीसरा भाई जोसेफ को स्पेन के सिंहासन पर बैठा दिया। उसकी माता राजमाता की पदवी से विभूषित की गई। उसने अपने सौतेले पुत्र यूजेन को उत्तरी इटली का वायसराय नियुक्त किया। अपनी बहनों को भी पर्याप्त मान सम्मान दिलवाया। एलिस को लुका की राजकुमारी बनवा दिया और एक अन्य बहन को कैरोलिन का विवाह अपने सेनापति मूरा के साथ करवा दिया और मूरा को नेपल्स का राजा बना दिया। इस प्रकार उसने अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को उजागर कर दिया। क्रांति ने जिस निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष करके उसे उखाड़ फेंका, नेपोलियन ने नए रूप में उसे निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद का निर्माण कर डाला। इससे जनता रुष्ट, क्योंकि नेपोलियन की पूरी सतर्कता के बाद भी सामंती व्यवस्था मूलभूत दोष उसकी शासन व्यवस्था में प्रवेश कर चुके थे। पांचवा, पतन का कारण देखें तो नेपोलियन का अधिनायकवाद, जन प्रतिनिधित्व का अभाव। जो नेपोलियन की स्थिति सुदृढ़ होती गई, उसने निरंकुश
निरंकुशता दृढ़ होती चली गई, जिसका अंतिम सोपान था अधिनायकवाद। निरंकुशता से जनता में भय और आतंक तो उत्पन्न हुआ ही, परंतु निष्ठा और समर्थन प्राप्त नहीं किया जा सकता। फ्रांस के बाहर उसने मनमाने ढंग से पुराने राजवंशों तथा राज्यों का विघटन कर डाला, नए राज्यों का निर्माण किया। फ्रांस के अंदर उसने स्थानीय शासन संस्थाओं में निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया और निर्वाचित अधिकारियों के स्थान पर अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया, जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। इससे स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा एक स्वतंत्रता से वंचित हो गए। कुछ इतिहासकार ने शायद इसी आधार पर उसके केंद्रीय शासन को अत्याचारपूर्ण बताया। फ्रांस की जनता को यह बात खटकने लगी थी। वास्तव में उसकी शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधित्व का अभाव था। नेपोलियन ने जनता को केवल सामाजिक समानता प्रदान की। लोक मत एवं स्थानीय स्वशासन के अभाव में उसके साम्राज्य की नींव खोखली होती चली गई। छठा कारण है नेपोलियन की सेना में सैनिक दुर्बलता है। नेपोलियन का साम्राज्य उसके व्यक्तित्व और सैनिक शक्ति पर आधारित है। जब तक उसके व्यक्तित्व में प्रतिभा विद्यमान थी, चमत्कार बना रहा। फ्रांसीसी और दूसरे लोग भी उसे दबे रहे हैं, परंतु प्रतिभा एवं चमत्कार के लोभ होते ही लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। यही बात उसकी सैनिक शक्ति पर लागू होती है। शक्ति पर आधारित साम्राज्य भी तभी तक फलता फूलता है जब तक शक्ति मौजूदा हो। शक्ति के नष्ट होते ही साम्राज्य छिन्न भिन्न। शुरू में नेपोलियन की सेना के सामने एक आदर्श था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए वो लड़ रहे थे। परंतु जब नेपोलियन ने इन आदर्शों की अवहेलना करना शुरू किया तो उसकी सेना का क्रांतिकारी जोश भी समाप्त हो गया। अब उसमें और एक निरंकुश शासक की सेना में कोई अंतर नहीं रह गया था। शुरू में उसकी सेना राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत और दूसरे देशों के लोग भी उस अपने निरंकुश शासन से मुक्त करवाने के लिए उसकी सेना की ओर आस लगाए बैठे रहते थे और अपनी सेना। परंतु जब नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को दूसरे देशों में रखना शुरू कर दिया और अपनी सेना का व्यय भी उससे वसूल किया जाने लगा, तो वे नेपोलियन के विरुद्ध हो गए। और इसी प्रकार जब नेपोलियन ने दूसरे देशों के निवासियों को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, तो उसकी सेना का राष्ट्रीय स्वरूप ही समाप्त हो गया। शुरू में नेपोलियन को सफलताएं मिली। उसका एक कारण उसके नए अस्त्र शस्त्र तथा रणनीति। धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी इस तरीकों को अपना लिया। इस प्रकार उसकी सैनिक श्रेष्ठता का अंत हुआ। नेपोलियन ने इतने अधिक युद्ध लड़े थे कि उसके अधिकांश योग्य एवं युवा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वाटरलूम के मैदान पर जिन सैनिकों के साथ वह अपने भाग्य को आजमा रहा था, उसकी औसत आयु 15 से 16 वर्ष की थी। उसकी सैनिक निर्बलता ही अंत में उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण भी सिद्ध। सातवां पतन का कारण है नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता। नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण फ्रांस की नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता रही। उसने स्थल युद्धों में यूरोप के सभी देशों को पराजित करने में सफलता अर्जित की, परंतु वह इंग्लैंड को पराजित करने में असफल रहा। इंग्लैंड ही उसका प्रमुख एवं प्रबल शत्रु और वही नेपोलियन के विरुद्ध बार बार गुटों का निर्माण करता रहा और गुट में सम्मिलित होने वाले देशों को सैनिक साज सम्मान से मदद करता रहा। इंग्लैंड को अपनी श्रेष्ठ नौसैनिक शक्ति के कारण अपनी सुरक्षा का भय नहीं था। उसके जहाजी बेड़े को परास्त करना आसान काम नहीं। नेपोलियन को 2 बार इंग्लैंड से जहाजी बेड़ों से शिकस्त खानी पड़ी। फ्रांस की नौसैनिक शक्ति की दुर्बलता के कारण नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था भी असफल रही। यह तथ्य उसके पतन का एक प्रमुख कारण प्रमाणित हुआ। 8वां महाद्वीपीय व्यवस्था उसकी यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि महाद्वीपीय नीति के परिणाम नेपोलियन तथा यूरोप के लिए आत्मघातक सिद्ध। इंग्लैंड की सख्त समुद्री नाकेबंदी, यूरोपीय देशों का उनके उपनिवेशों से संपर्क काट देना, जिसके परिणाम चीजों के भाव में जबरदस्त वृद्धि और लोगों का असंतोष बढ़ना। जिस किसी ने इस नीति का विरोध किया, नेपोलियन ने उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की। अपने भाई लुई को हॉलैंड के सिंहासन से हटा दिया, पोप का राज्य छीन लिया, वेटिकन में उसे कैद कर लिया, पुर्तगाल को जीतकर फ्रांसीसी साम्राज्य में बुला दिया,
रूस के विरुद्ध अभियान कर दिया। इस प्रकार उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण उसके सभी मित्र रुष्ट और वे ही उसके पतन की कामना करने लगे। नवा पतन का कारण है पोप से शत्रुता। जब पोप ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन नहीं किया, नेपोलियन ने पोप का राज्य छीना, पोप को वेटिकन में बंदी बनाया। प्रत्युत्तर में पोप ने नेपोलियन को ईसाई समाज से ही बहिष्कृत करवा दिया। समस्त निष्ठावान ईसाइयों से उसके विरुद्ध धर्म युद्ध करने की अपील कर डाली। परिणाम, यूरोप का कैथोलिक समाज नेपोलियन का शत्रु बना। 10वां कारण, स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन। स्पेन का राजा नेपोलियन का घनिष्ठ मित्र और उसने नेपोलियन को जनधन और सामग्री से भरपूर सहायता भी दी। परंतु जब साम्राज्य लोलुप नेपोलियन ने उससे सिंहासनच्युत करके अपने भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया, तो स्पेन की जनता उसके विरुद्ध खड़ी हुई। स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन ने इंग्लैंड को यूरोप की धरती पर पैर टिकाने का अवसर प्रदान दे दिया। स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए नेपोलियन को एक बहुत बड़ी सेना स्पेन में रखनी पड़ी। फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन उसके लिए एक नसूर सिद्ध हुआ। और इसी प्रकार प्रशिया, पुर्तगाल में भी नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन उठ खड़े हुए और ये आंदोलन भी उसके पतन में भागीदार बने। 11वां पतन का कारण है फ्रांस की आर्थिक स्थिति का बिगड़ना। कोई संदेह नहीं कि नेपोलियन के आर्थिक सुधारों को एवं विजित देशों से प्राप्त धन संपदा ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत बनाया था। लेकिन यहाँ लगातार युद्ध, महाद्वीपीय व्यवस्था ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को पुनः डगमगा दिया। नेपोलियन के राजसी ठाट ने भी राज्य के कोष को काफी क्षति पहुंचे और विवश होकर सरकार को जनता पर अनेक कर लगाने पड़े। इसे जन असंतोष वृद्धि। कैटलवी ने लिखा है, आर्थिक और सामाजिक चक्र में निष्प्रेषित फ्रांस की जनता इतनी शुद्ध और अधीर हो गई थी कि चारों तरफ विद्रोह की भावनाएं जागृत हो उठी। युद्ध के व्यय की पूर्ति के लिए जनता पर अनेक कर लगाए गए, जिनके परिणाम स्वरूप उसमें असंतोष एवं विद्रोह की भावना और अधिक बलवती हुई। नेपोलियन की बोनापार्ट की अगर देन देखें तो सबसे बड़ी देन है फ्रांस की क्रांति की अमूल्य देन। उसने अपने जीवन के उदाहरण से यह सिद्ध कर दिया कि प्रखर मानसिक बुद्धि, राजनीतिक व्यवहार, रण कौशल तथा शासन कला की केवल कुलीन वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों की बपोती नहीं, वास्तव में वह सीमित अर्थ में क्रांति का शिशु था। फ्रांस और यूरोप को उसने महत्वपूर्ण देन दी। उसने फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार किया, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी क्षमता किसी भी फ्रांसीसी सम्राट का साम्राज्य नहीं कर सकता था। उसने अपनी इस प्रतिभा और योग्यता के द्वारा पेरिस को यूरोपीय राजनीति का केंद्र बना डाला। उसका यह महत्व बहुत दिनों तक कायम रहा। पेरिस को यूरोप की कला केंद्र बनाकर उसने फ्रांसीसियों की सौंदर्य और अहंकार की भावनाओं को तृप्त करने का प्रयास किया। फ्रांसीसियों के लिए उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार जीवन वृत्तियों के द्वार खोल दिए। सभी व्यक्तियों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की। नेपोलियन भली भांति जानता था कि फ्रांस के लोगों को सामाजिक समानता अधिक प्रिय थी, अतः उसने क्रांति द्वारा प्रदत्त सामाजिक एवं आर्थिक लाभों को कायम रखा। क्रांति काल में भूमि व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए थे उसको भी उसने बनाए रखा। साथ ही जो सामंत फ्रांस छोड़कर भागे थे उन्हें पुनः आमंत्रित भी किया। वह एक कुशल प्रशासक था। यह ठीक है कि एक ऐसे शासन की स्थापना की थी जो निरंकुशता में फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में किसी प्रकार कम न था। फिर भी उसकी शासन व्यवस्था में एक विशेषता थी, वह जन कल्याण का हमेशा ध्यान रखता था। उसने ऐसे सुधारों को कार्यान्वित किया जिनसे फ्रांसीसी जनता का जीवन सुखी और समृद्ध बने। अपनी तरफ से उसने फ्रांसीसियों को स्वच्छ शासन प्रदान करने का प्रयास किया, भ्रष्टाचार को दूर किया, योग्य व्यक्तियों के लिए सरकारी पदों को उन्मुक्त रखा तथा प्रशासन व्यवस्था को दलबंदी से मुक्त रखा। यह नेपोलियन की फ्रांसीसियों को बहुत बड़ी देन थी। नेपोलियन ने फ्रांस की पुरातन शिक्षा पद्धति में सुधार करके उसे प्रोत्साहन दिया। पेरिस के विश्वविद्यालय को यूरोप के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की पंक्ति में ला खड़ा किया। उसकी विधि संहिता एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। इस प्रकार फ्रांस के प्रति उसकी सेवाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण। यूरोप ही नहीं, समस्त संसार कुछ बातों के लिए नेपोलियन का ऋणी रहेगा। उसने फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत का काम किया। नेपोलियन ने क्रांति के सिद्धांतों को यूरोप में फैलाया।
यूरोप के माध्यम से शेष संसार उनसे परिचित हुआ। कहा जाता है कि आधुनिक स्वेज नहर की योजना सर्वप्रथम उसी ने बनाई थी। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का पता लगाने का श्रेय भी उसी के एक सैनिक अधिकारी को दिया जाता है। यूरोप में जहाँ जहाँ भी नेपोलियन पहुंचा, उसने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का प्रचार किया। विजित क्षेत्र को निरंकुश एवं सामंती प्रथा से मुक्त किया और अपने द्वारा निर्मित विधि संहिता को लागू करके न्याय प्रदान किया। उन सभी क्षेत्रों में उसने दास प्रथा तथा अर्धदास प्रथा का उन्मूलन किया। धर्म के नाम पर की जाने वाली जातियों को बंद करवाया। उसने यूरोप के इन क्षेत्रों में सामाजिक समानता, प्रजातांत्रिक जातियों को बंद करवाया। नेपोलियन के शत्रु देश भी उसकी इन बातों को अपनाने लगे, किंतु यूरोप को नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। इटली के एकीकरण का मार्ग भी, जर्मनी के एकीकरण का मार्ग भी है, वो नेपोलियन द्वारा ही प्रशस्त हुआ था। अतः वह आधुनिक यूरोप का निर्माता भी कहा जाता है। निस्संदेह नेपोलियन क्रांति का ही शिशु था।